सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 999 के बारे में। ये कहानी है कुछ गैंगस्टर्स की जिनको दूसरे गैंगस्टर ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो उनके मिशन को पूरा करें। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोनों ग्रुपों को निस्तो नाबूद कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम माइकल एटवुड को देखते हैं। माइकल के पास अभी उसका पूरा गिरोह है। ये सारे लोग एक बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। माइकल के ग्रुप में उसका सौतेला भाई भी है जिसका नाम है गेब, और इनको बैंक लूटने का काम दिया है एक रशियन माफिया गैंग ने, क्योंकि उनके लीडर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। और जिस बैंक को ये लोग लूटने जा रहे हैं उसके एक सेफ में उस लीडर के बारे में सारी जानकारियां हैं। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि वो जानकारियां पुलिस वालों को मिले। लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। माइकल के गैंग वाले इस काम को इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए माइकल ने 2 करप्ट पुलिस वालों को इस प्लान में शामिल किया है जिनका नाम है माइकल और जॉर्ज, और ये दोनों भी इनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम इरीना नाम की औरत को देखते हैं। ये भी एक माफिया बॉस है। इसी के पति को जेल भिजवाया गया है। इरीना बहुत ही गुस्सेल है। जब भी उसे कोई धोखा देता है तो बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ मौत दी जाती है, और इरीना अभी भी किसी को सजा दे रही है। इरीना के गैंग ने ही माइकल के गैंग को काम दिया है कि वो लोग उस बैंक को लूटे। तभी हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस एलन। क्रिस का एक छोटा सा परिवार है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसका एक बच्चा है। उसकी पत्नी का नाम है मिशेल। फिर क्रिस अपनी तैयारी करता है और हमेशा की तरह काम पे निकल जाता है। तभी हम एक बड़े से वैन को देखते हैं। इस वैन के अंदर माइकल की पूरी टीम है। इन लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है ताकि ये लोग बैंक के अंदर जा सके। फिर इनकी गाड़ी जा करके रुकती है बैंक के आगे और एक एक करके सारे लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इनका एक साथी बाहर ही रुक जाता है जिसका नाम है रसेल। रसेल पुलिस की गतिविधियों पे नजर रखने वाला है कि बाहर जो चीज भी हो वो उन सारी बातों की जानकारी अंदर देगा। फिर माइकल अपनी पूरी टीम को लेकर के अंदर चला जाता है और एक एक करके ये लोग सारे लोगों को बंधक बनाने लगते हैं। और माइकल यहाँ के मैनेजर को पीटने लगता है कि वो बताए कि लॉकर कहाँ पे है ताकि जल्दी से ये लोग लॉकर रूम के पास जा सके। फिर मैनेजर उन्हें लेकर के जाता है लॉकर रूम के पास और उस लॉकर को भी खोल देता है जो इन्हें चाहिए। तब ये लोग लॉकर को बाहर निकालने लगते हैं। इसी बीच गेब देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। तब उसकी नीयत खराब होने लगती है, जबकि माइकल ने सबको हिदायत दी थी कि हमें एक भी पैसे को नहीं छूना है। हम पैसा लूटने नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ सेफ से पैसे लेकर के बाहर आना है। लेकिन गेब इन बातों को भूल जाता है और बहुत सारे पैसों को भरने लगता है बैग में। तभी माइकल सबको कहता है कि अब हमें जाना पड़ेगा और ये लोग निकलने लगते हैं। तभी दरवाजे पे एक ग्रेनेड फोड़ते हैं और आकर के बैठ जाते हैं वैन में। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि अभी तक पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आए हैं और सारी चीजें इनके प्लानिंग के मुताबिक जा रही है। इसीलिए तेजी में ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग हाईवे पे जाते हैं पैसे वाले बैग से लाल धुआं निकलने लगता है और ये धुआं इतना ज्यादा फैल जाता है कि ड्राइवर को आगे का कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है दूसरी गाड़ी से। तब एक के बाद एक सारी गाड़ियां टकराने लगती हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जाम लग जाता है और पुलिस वाले भी इस तरफ आने लगते हैं। तब ये सारे लोग डर जाते हैं और गाड़ी से बाहर आते हैं और अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं ताकि लोग भी पीछे रहें और उसके साथ साथ पुलिस वाले भी। फिर गोलियों की आवाजों को सुनने के बाद सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ करके भागने लगते हैं। तब इन्हें मौका मिल जाता है दूसरों की गाड़ी में बैठने का। तब सारे लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी ही पुलिस वालों से भी पीछा छुड़ा लेते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के बाद पहुंचते हैं अपने सेफ हाउस। लेकिन सेफ हाउस आते ही सारे लोग आग बबूला होने लगते हैं, खास करके 2 पुलिस वाले। वो गेब पे बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले ही हिदायत दी गई थी कि कोई पैसों को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम्हारा लालच आज हम सबको मरवा देता। तभी माइकल इस चीज को देख लेता है कि हालात बेकाबू होने वाले हैं। तब वो आके इन्हें अलग करता है और कहता है कि कोई किसी को धमकी नहीं देगा। हमने चोरी कर ली है और अभी भी हम सारे लोग जिंदा हैं, बस हमें इसी का शुक्रगुजार होना चाहिए। और इतना कहते ही ये लोग सारे के सारे गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना छूटे, जैसा इन लोगों ने पहले किया था। पुल पर भी इन लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था और गाड़ियों के ब्लास्ट होते ही ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद रसेल गुस्सा होने लगता है गेब पे और कहता है कि आज तुमने सबको मरवा दिया था, शुक्र मनाओ कि किसी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और रसेल ये सारी बातें इसलिए बता पाता है क्योंकि वो कभी नेवी सील में हुआ करता था। गेब भी एक पुलिस वाला हुआ करता था और माइकल और रसेल दोनों नेवी सील में एक साथ थे। इसीलिए इन्हें हर एक बात के बारे में पता है कि पुलिस वाले कैसे सोचते हैं और वो कैसे इन तक पहुंच सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है जेफरी, और जेफरी को अब ये केस दिया गया है कि आखिर रॉबर्स क्यों आए थे बैंक के अंदर। तब वो सारी चीजों को देखने लगता है और वो सबसे पहले जाता है सेफ के पास कि आखिर उन लोगों ने एक ही सेफ को क्यों लूटा। तब वो पता करवाता है कि आखिर ये सेफ है किसका। तब उसके सामने नाम आता है दमित्री का, जो एक रशियन अरबपति है। तब जेफरी कहता है कि मुझे इस आदमी के बारे में सारी जानकारियां चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके बारे में पता लगा लें तब हमें पता
लग जाएगा कि यहाँ पर चोरी भी क्यों हुई। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो बैंक के अंदर आ रहा है। क्रिस जेफरी का भतीजा है और वो भी एक अच्छा पुलिस वाला है। और अब ये सारे लोग इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो बाकी स्टाफ से बात करने लगते हैं। तब सारे लोग कहते हैं कि वो रॉबर्ट्स अंदर स्पेनिश बोल रहे थे और उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हमें उनकी बातें समझ में ना आए। तभी हम यहाँ पे मार्कस और जॉर्ज को देखते हैं जो इस चोरी में शामिल थे। इन दोनों को भी बड़े अच्छे तरीके से स्पेनिश आती है, लेकिन ये दोनों बहुत ही शांत हैं क्योंकि इन्हें पता है कि कोई भी इन पे शक नहीं करने वाला। क्रिस ने अभी अभी पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है, इसीलिए उसे ज्यादा बातें नहीं पता। और क्रिस को अपना पहला पार्टनर मिलता है यहाँ पे। उसका पार्टनर है मार्कस। क्रिस बार बार मार्कस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्रिस को, इसीलिए वो उसके सारी बातों को इग्नोर करते रहता है। और जल्दी ही इस बात को क्रिस भी समझ जाता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो चोरी के बाद पहुंचता है इरीना के पास उसका सेफ बॉक्स लेकर के, क्योंकि इरीना ने इसकी पत्नी और बेटे को किडनैप कर रखा था। फिर अपने बेटे को देखने के बाद माइकल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी इरीना बताती है कि तुम्हारा बेटा मेरा भांजा है और तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं मौत के मुंह से वापस आ रहा हूँ। तब इरीना कहती है क्योंकि मैं अपनी बहन को पसंद नहीं करती, मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा उसे मारने में। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और तुमने पैसे भी देने का वादा किया था, मुझे वो सारे पैसे भी चाहिए। तब इरीना कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, ना ही पैसे और ना ही तुम्हारे बीवी बच्चे। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तब तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक और चोरी करनी है, लेकिन इस बार होमलैंड सिक्योरिटी वालों के पास, क्योंकि उन्हीं के पास मेरे पति का सारा डेटा है और अगर उस डेटा को हम लोगों ने नहीं चुराया तब मेरा पति कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए अपनी टीम को इकट्ठा करो और जल्दी से चोरी करने की तैयारी करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी बच्चों को नहीं देख पाओगे। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद माइकल भी डर जाता है और वो समझ जाता है कि इरीना नहीं मानेगी, इन लोगों को ना चाहते हुए भी चोरी करनी पड़ेगी। फिर माइकल वहाँ से बाहर निकलता है और एक एक करके अपने सारे साथियों को कॉल करने लगता है और उन्हें बताता है कि हमें एक और मिशन को पूरा करना है, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जो भी जहाँ है सारे काम को छोड़े और अभी के अभी आकर के मुझसे मिले। तब इन बातों को सुनने के बाद बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं और जो जहाँ है वहाँ से निकल पड़ता है माइकल के पास आने के लिए। इसी बीच हम रसेल को देखते हैं। रसेल भी निकल चुका है माइकल के पास जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे इरीना के लोग पकड़ लेते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत ही बेरहमी से पीटने लगते हैं रसेल को, क्योंकि वो माइकल की पूरी टीम को डराना चाहते हैं कि अगर उन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ किया तब सबका हश्र यही होगा। तभी हम माइकल की टीम को देखते हैं। ये सारे लोग रसेल का इंतजार कर रहे हैं। तभी उन्हें रसेल की गाड़ी नजर आती है, लेकिन वो गाड़ी आकर के टकरा जाती है दीवार से। तब ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं और भागते हुए जाते हैं रसेल के पास। तब माइकल देखता है कि रसेल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इस बात को समझ जाता है कि ये सब कुछ इरीना ने करवाया है, इसीलिए माइकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लेकिन माइकल को ये बात भी पता है कि रसेल जिंदा नहीं बचेगा, वो ऐसे ही तड़पता रहेगा। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसका दर्द कम नहीं होगा, इसीलिए माइकल अपनी बंदूक निकालता है और रसेल को मार देता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारी टीम परेशान हो जाती है और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ और उन लोगों ने अपने एक साथी रसेल को खो दिया। सबसे ज्यादा गेब दुखी है क्योंकि रसेल उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब माइकल सबको संभाल रहा है और सबको समझा रहा है कि अब रसेल के बिना ही उन्हें मिशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तब दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होने लगेंगे उनके लिए। लेकिन अब इन्हें बहुत ही चौकन्ना रहना है। इन्हें रशियन माफिया से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, वरना इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तब मार्कस और जॉर्ज इन्हें आइडिया देते हैं कि अब हमें पुलिस वालों को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो हमेशा ही माफिया के करीब रहें और उन्हें भी डर लगता रहे। फिर ये प्लानिंग करने लगते हैं और एक केस सिनारियो लेते हैं 999 का। इसी बीच एक मर्डर हो जाता है तो मर्डर सीन पे माइकल और क्रिस पहुंचते हैं। तब क्रिस जाकर के कुछ गैंगस्टर से इंट्रोगेट करने लगता है और उनसे एक के बाद एक सवाल पूछता है ताकि वो जान सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन जिस तरीके से क्रिस सवाल जवाब करता है इन गैंगस्टर्स को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो क्रिस से कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं और उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। तब इस चीज को देखने के बाद क्रिस भी गुस्सा हो जाता है और वो इन गैंगस्टर्स पे हमला कर देता है और सारे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मार्कस इस चीज को देख लेता है और वह करके क्रिस को यहाँ से हटाता है, फिर लेके जाता है अंदर और बताता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये गैंगस्टर क्या कर सकते हैं, ये किसी से नहीं डरते, यहाँ का कानून बहुत ही अलग है, ये पुलिस वालों को भी मार सकते हैं, पहले भी इन लोगों ने कई पुलिस वालों को मारा है, इसीलिए तुम्हें आराम से रहने की जरूरत है। हम काम करेंगे, हम अपनी जानकारियां निकलवाएंगे, लेकिन तरीके से,
ऐसे लड़के नहीं। फिर क्रिस रात में जाता है जेफरी के पास। जेफरी ने ही उसे बुलाया है। तब जेफरी क्रिस को बताता है कि हम इस बैंक रॉबरी को जितना छोटा समझ रहे हैं, ये रॉबरी उससे काफी बड़ी है। इसके पीछे का मोटिव बहुत ही बड़ा है, इसीलिए हमें उन चीजों का पता लगाना है कि आखिर यहाँ पे डकैती हुई तो हुई कैसे। फिर क्रिस भी इस काम में लग जाता है और धीरे धीरे मार्कस भी उसका साथ देने लगता है। ये लोग हर जगह पे जाते हैं और अगले दिन क्रिस और मार्कस पहुंचते हैं कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर्स के पास और उनसे जानकारियां निकलवाने लगते हैं। तब यहाँ पर क्रिस को कुछ काम की जानकारी मिलती है और उसे पता लग जाता है कि इस मर्डर के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। और उसे ये बात भी पता है कि जब उसे पकड़ने जाएंगे तब वहाँ पे बहुत ही बड़ा दंगा होने वाला है। इसीलिए लोग शहर के सारे पुलिस वालों को बुलाते हैं और जल्दी ही जाकर के उसके पास रेड मार देते हैं। लेकिन वो लोग भी तैयार बैठे थे। पुलिस वालों को देखते ही वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये लोग भी अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इनके टीम का मुखिया है लुइस पिंटो, जो इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी है, इसीलिए उसके पास इतने सारे लोग हैं। और यहाँ पर ये गोलियां ऐसे ही चलती रहती है। इसी बीच एक गोली आकर के लग जाती है क्रिस को। तब मार्कस इस चीज को देख लेता है और वो उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने क्रिस को गोली मारी है। वो आदमी भागता जाता है और मार्कस उसे पकड़ता जाता है और एक वक्त के बाद वो उसे पकड़ लेता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन वो आदमी चाकू निकाल लेता है। तब मार्कस उस चाकू से बचने की कोशिश करता है और बहुत देर तक इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अंत में जब वो आदमी मार्कस को मारने वाला होता है तभी एन वक्त पे यहाँ पे क्रिस आ जाता है और वो उस गैंगस्टर को गोली मार देता है। तभी दूसरी तरफ हम जेफरी को देखते हैं, जो अभी भी उस रॉबरी के बारे में पता करना चाहता है। वो एक एक करके अपने सारे खबरियों के पास जाता है। तब उसका एक खबरी बताता है गेब के बारे में कि गेब उस रॉबरी में शामिल था। तब जेफरी गेब के पीछे लगने लगता है। तभी हम माइकल को देखते हैं इरीना के पास। माइकल इरीना को कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बीवी बच्चों से बात करना है। तब इरीना उसकी बात करवाती है और बताती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे इजराइल में हैं और धीरे धीरे वैसे ही तुमसे दूर जाते रहेंगे। तो अगर चाहते हो अपने बीवी बच्चों को देखना, तब जल्दी से जल्दी काम को पूरा करो। तभी हम गेब को देखते हैं, जो रसेल के मौत के बाद डिप्रेशन में जा चुका है। वो दिन भर नशे में डूबा रहता है और उसे अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं। और एक वक्त के बाद वो निश्चय करता है कि वो क्रिस को सारी सच्चाई बता देगा कि उन्हीं लोगों ने बैंक को लूटा था और वो लूटने के बाद किसी को सेफ देने वाले थे। और इसी सोच से वो जाता है क्रिस के पास, लेकिन रास्ते में उसे मार्कस पकड़ लेता है और उसे पीछे लेकर के आने लगता है, क्योंकि मार्कस नहीं चाहता कि गेब कुछ भी बताए। मार्कस भी उस रॉबरी में शामिल था, इसीलिए मार्कस गेब को ला करके बाहर छोड़ देता है। तब क्रिस उससे पूछता है कि वो कौन था। तब मार्कस बात घुमा देता है और कहता है कि वो कभी मेरा खबरी हुआ करता था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसे लोग मेरे साथ देखें। लेकिन गेब यहाँ से निकलने के बाद भी क्रिस के घर के इर्द गिर्द घूमते रहता है ताकि वो उससे जा करके बात कर सके। तभी हम जेफरी को देखते हैं, जिसे उसकी पार्टनर कॉल करती है और गेब के बारे में सारी जानकारी देती है कि कभी वो भी एक पुलिस वाला हुआ करता था और हाल ही में उसे देखा गया है क्रिस के घर के पास। फिर जेफरी जैसे ही क्रिस का नाम सुनता है वो परेशान हो जाता है और भागता हुआ आता है क्रिस के घर पे। तब वो देखता है कि क्रिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस वालों को देखने के बाद गेब यहाँ से भाग चुका है। तभी वो दिन आ जाता है जब इन्हें चोरी करनी है। सारे लोग होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनकी एक अलग प्लानिंग है। मार्कस पहले क्रिस को लेकर के जाता है एक दूसरे जगह पे, ये कह के कि हमें यहाँ पे एक खबरी मिलने वाला है। और दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार है। मार्कस क्रिस को एक पुराने घर पे लेके आता है और खुद वहाँ से साइड हो जाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं पिंटो को, जो क्रिस को मारने आया है क्योंकि मार्कस ने उसे टिप दी है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते तभी गेब आ जाता है क्रिस के पास और क्रिस को बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मारने की साजिश हो रही है। लेकिन अभी गेब कुछ और बताता उससे पहले यहाँ पे पिंटो आ जाता है और वो क्रिस पे गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जाकर के लग जाती है गेब को। तब तक क्रिस मार देता है पिंटो को और बात करने लगता है गेब से। गेब और कुछ कहता तभी यहाँ पे माइकल आ जाता है और माइकल और गेब जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं ये एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं और यहीं पे गेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मार्कस को भी गोली लगी हुई है और क्रिस को लग रहा है कि कहीं मार्कस की मौत ना हो जाए, इसीलिए वो तुरंत पुलिस वालों को खबर करता है और 999 कोड को एक्टिवेट कर देता है। और बाकी लोगों के लिए यही साइन है कि अब उन्हें अपने मिशन को पूरा करना है। फिर सारे लोग बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी जेफरी को ये बात पता लग जाती है कि क्रिस ने इमरजेंसी बुलवाई है। तब उसे लगता है कि क्रिस को कुछ हो गया, इसीलिए वो क्रिस की लोकेशन की तरह भागने लगता है। तभी हम माइकल और जॉर्ज को देखते हैं, जो बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और वो बड़े ही आसानी से सारी जानकारियों को चुरा लेते हैं और यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। फिर माइकल सारी जानकारियों को लेकर के पहुंचता है इरीना और उसके आदमियों के पास और उन्हें जानकारियां दे देता है और कहता है कि अब मुझे मेरे बीवी बच्चे वापस चाहिए और मेरे पैसे भी। तब इरीना उसे पैसे दे देती है और कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारे बीवी और बच्चों को नहीं लौटाऊंगी। तब माइकल इस बात को सुन करके गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले इरीना के लोग उसे पीटने लगते हैं। तब मार्कस एक गिफ्ट देता है इरीना को और कहता है कि इसे मेरे बच्चे को दे देना। तब वो लोग गिफ्ट लेकर के जाने लगते हैं। फिर हमें पता
पता लगता है कि उस गिफ्ट के अंदर बॉम्ब है। फिर माइकल रिमोट दबा देता है और यहीं पर इरीना की मौत हो जाती है। लेकिन उन्हें मारने के बाद माइकल सीधा पहुंचता है जॉर्ज के पास और कहता है कि मुझे सारे पैसे मिल गए हैं, इसीलिए अब हम पैसों को बांट सकते हैं। लेकिन पैसों को देखते ही जॉर्ज गोली मार देता है माइकल को। तभी दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अब कोमा में जा चुका है चोट के कारण। लेकिन क्रिस अभी भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पिंटो का सारा सामान देखता है। तब उसे सामान में एक पर्ची मिलती है जिसपे उसी जगह की लोकेशन लिखी हुई है जहाँ पर पिंटो ने क्रिस पे हमला किया था और मार्कस जहाँ पे क्रिस को लेके गया था। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद क्रिस को समझ में आ जाता है कि मार्कस उसे मरवाना चाहता था, इसीलिए वो जाता है मार्कस के पास और उसे अपने सवालों के जवाब मांगने लगता है। तभी यहाँ पे जॉर्ज आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, जो कुछ भी हुआ उन सब की रिपोर्ट बनानी है। तब क्रिस जाने लगता है जॉर्ज के साथ, लेकिन जैसे ही ये लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं जेफरी कॉल करता है क्रिस को और बताता है कि जॉर्ज भी उस रॉबरी में शामिल था, वो उन सारे लोगों के साथ था। फिर यहाँ से क्रिस भी चौकन्ना हो जाता है। ये लोग साथ ही बाहर जाते हैं और गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं और इसी गाड़ी में जेफरी भी बैठा हुआ है। फिर अब जॉर्ज क्रिस को मारता उससे पहले जेफरी गोली चला देता है जॉर्ज पे, लेकिन जॉर्ज भी जेफरी पे गोली चला देता है। यहीं पे जॉर्ज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जेफरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब क्रिस तुरंत यहाँ पे 999 को बुलाता है ताकि वो उसके अंकल को बचा सके और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।